हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 2023 क्लास 10 साइंस के सेट्स को कर रहे थे। आज हम 2023 का सेट 4 ईएम करने वाले हैं। आपके पास किसी भी प्रकाशन का आंसर लो, जस्ट आपको वहाँ पर देखना है सेट 4 ईएम, आपको पूरा का पूरा एचडी सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, सेट 4 ईएम फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सभी को ख़त्म करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। बिल्कुल सभी को सभी कराएंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाले सेट्स की वीडियो मिलती रहे। मैं साइंस का करा रहा हूँ, इसका जब इसके सभी सेट हो जाएंगे तो मैं इंग्लिश का भी सेट कराऊंगा। ठीक है, 2023 के जितने भी सेट हैं उन सभी को भी कराऊंगा। तो अभी से सब्सक्राइब कर दो, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए पहले न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ पर देखिए। क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, नाम आप लिख सकते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आगे कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। परिभाषा आपको लिंक, परिभाषा जो है, जितनी भी परिभाषाएं इनकी होंगी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। पीडीएफ बनाकर मैंने लगा दी है, आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट है। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई इतनी दी हुई 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि आई और प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति ज्ञात करनी है। भाई क्वेश्चन तो सरल है वैसे तो, अगर देखें क्वेश्चन में कुछ है नहीं खास। क्वेश्चन आता है अगर आपको तो स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। क्वेश्चन में गिवन है, मैं वैसे ही कराऊंगा जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको करना है। गिवन इस क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी का मतलब एफ दिया गया है मुझे 30 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण है इसलिए जो एफ होगा वो कैसा होगा, प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। तो एफ बराबर हमें इतना दिया गया है। आगे दिया गया है कि दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर की वस्तु की लंबाई। देखिए वस्तु की जो लंबाई दी हुई है वो वस्तु की लंबाई यानी कि ओ हमें कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दिया गया है लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अच्छा, वस्तु की जो स्थिति होगी, वस्तु की स्थिति यानी कि जो यू दिया गया है वो मुझे दिया गया है 30 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में आपको पता है कि यू जो होता है वो माइनस होता है, बाकी सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यू माइनस में होगा। हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति बोले तो हमको निकालना है v। हमको क्या निकालना है, v निकालना है। और हमें प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार यानी आई हमें ज्ञात करना है। तो v और i निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से। देखिए दर्पण है तो दर्पण के लिए जो फार्मूला लगता है वो देखिए, तो लिख दो यहाँ पर दर्पण के सूत्र से तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण है इसलिए प्लस होगा, और यहाँ पर लेंस होता तो माइनस होता, फार्मूला सेम होता है। देखिए क्या है यहाँ पर 1/f, f हमें कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 30 दिया गया है। v निकालना है, u हमें माइनस का 30 दिया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस। b को निकालना है, b को बाहर निकाल लो, बराबर हमारा 1/30 है, और पंचांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस। 1/v बराबर, नीचे हर एक जैसा है तो एक बार लिख लो, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, भिन्न तो सोल्व करना आता ही होगा। ये हो जाएगा 2/30। देखिए 2 एकम 2 2 पंचे 10 कट जाएगा, तो b की 1 से गुणा हो जाएगी, v बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। हमें प्रतिबिंब का आकार b निकल आया, b 15 सेंटीमीटर, हमें आकार निकालना है, i निकालना है। तो आप एक और फार्मूला जानते हैं आवर्धन का, आवर्धन m बराबर क्या होता है, I/O बराबर क्या होता है, v/u। ये क्या होता है, देखिए दर्पण है तो इसलिए माइनस का होगा। हमें m तो चाहिए नहीं, m से तो कोई मतलब नहीं, हमें i निकालना है। o दिया गया है, b और u भी हमको पता है। i निकालना है, इसको ऐसे एज टीज रखो। o कितना दिया गया है, हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए
माइनस वी, वी अभी हमने निकाला कितना 15, यू कितना दिया गया माइनस का 30 दिया गया है। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा ये 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 की आई से गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 2i और 5 एकम 5, माइनस माइनस कट गया तो 5, आई बराबर आ जाएगा 5/2, भाग देने पर मुझे मिलेगा आई बराबर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2.5 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, सॉरी प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो 2.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आप लिख दीजिए यहाँ पर अतः प्रतिबिंब की स्थिति, जो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि जो कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति हमने 15 सेंटीमीटर निकाली, तथा आकार लिख दो यहाँ पर, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस तरीके से। आगे हमको प्रकृति भी लिखनी है तो प्रकृति भी लिख दो। देखिए ये बनेगा, देखिए जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो प्लस में है, धनात्मक है। अब धनात्मक है इसका मतलब ये दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे। ठीक है, जब धनात्मक होता है तो दर्पण के पीछे बनता है, और जब ऋणात्मक यानी माइनस में होता तो दर्पण के आगे बनता है, और बनेगा आभासी। ठीक है, और तथा छोटा। इस तरीके से ये प्रकृति भी हो गई। तो ये न्यूमेरिकल पूरा का पूरा खत्म हो गया है। आगे देखते हैं अगला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि आंख की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए। आंख की समंजन क्षमता, इसका देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाना है, जबकि पहला दिया गया है कि जब वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर हो, दूसरा है वस्तु 2f एवं अनंत के बीच में हो। हमको क्या खींचना है, किरण आरेख खींचना है। चलो किरण आरेख खींच लेते हैं भाई इसका। क्वेश्चन दूसरे का ए हमें पार्ट दिया गया है। जो ए पार्ट दिया गया है वो क्या है, वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर है, वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर है, ये कंडीशन दी हुई है, और हमें खींचना है आरेख, किरण आरेख खींचना है। लेंस हमारा उत्तल है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक उत्तल लेंस बना लेना है। तो मैं यहाँ पर एक उत्तल लेंस बना लेता हूँ। देखिए ये उत्तल लेंस होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है, किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, और इसका यहाँ पर जो होता है एक सेंटर होता है, सेंटर यानी सी होता है। मुख्य अक्ष बना दो। किरण आरेख ऐसे ही खींचना होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण है तो इस तरीके से इसका मुख्य अक्ष होगा, ये सेंटर है। यहाँ पर इसका एक फोकस होता है, पहला फोकस। इधर भी एक फोकस बनता है, उसे हम दूसरा फोकस यानी एफ डैश कह सकते हैं। इधर हमारा बनता है 2f, क्या होता है 2f। इधर भी बनता है, इधर एफ डैश है तो 2f डैश। ठीक है, हमें बताया गया है कि वस्तु जो है वो 2f की दूरी पर है। 2f की दूरी पर यहाँ पर वस्तु रखी हुई है। देखिए तो यहाँ पर मैं वस्तु क्या करता हूँ, बना देता हूँ इस तरीके से। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर वस्तु है, इसको वस्तु को मान लो AV। जब आप इस मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालेंगे, इस मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालेंगे तो अपवर्तन के बाद ये F1 से होकर के जाएगी, यहाँ से F1 से होकर के गुजरेगी ऐसे करके। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, सेंटर से डाल के देखेंगे, केंद्र से। ठीक है, वक्रता केंद्र से यहाँ से डालेंगे जब आप, तो ये यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगी, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से मिल गई वस्तु, तो ये बन गए हमारे पास A डैश मान लो और इसे B डैश मान लो। तो ये प्रतिबिंब बना यहाँ पर। ये वस्तु से मैंने जब यहाँ पर से देखी ये डाला, ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप वक्रता केंद्र से किरण को डालते हैं तो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो ऐसे गई है, अब ये वापस भी आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, जिस मार्ग से गई उसी मार्ग से वापस आ गई, केंद्र से डालने पर यही होता है। तो ये प्रतिबिंब हमारा इस तरीके से बन गया। तो प्रकृति लिख दो, प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना।
उल्टावा वस्तु से छोटा, ठीक है, वस्तु से छोटा है कि नहीं, वस्तु से, ये वस्तु है इससे छोटा बना हुआ है और उल्टा बना है, उल्टा। इस तरीके से ये वाला जो है किरण आरेख खींच गया है। इसका बी पार्ट भी हमको दिया गया है। बताया गया है कि वस्तु 2f एवं अनंत के बीच हो, वस्तु 2f एवं अनंत के बीच हो। चलो भाई, इसके लिए भी यही करना है। देखिए, पहले तो उत्तल लेंस बना लो, जैसे मैंने ऊपर बनाया है वैसे ही बना लो। ये इसका सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर, तो सेंटर सी, इधर से मुख्य अक्ष बना दो इसका, ये इस तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, एफ होता है ना फोकस, इधर आपका दूसरा फोकस होता है, तो हम 2f कह सकते हैं। इधर हमारा भी फोकस बनता है, तो इसे हम f डैश इधर बोलते हैं, और इधर हम 2f डैश बोलते हैं। बताया गया है, देखिए अनंत कहाँ है, अनंत इधर है, अनंत कहीं पर इसका अंत नहीं होगा, इधर अनंत होता है। वस्तु जो होगी वो 2f और अनंत के बीच, इसके 2f और अनंत, ये अनंत है, इसके बीच में कहीं पर रख दो। तो मैं यहाँ पर इसके बीच में कोई वस्तु रख देता हूँ ऐसे, इस तरीके से। अब फिर वैसे ही आपको जैसे ऊपर डाला वैसे डाल दो। पहले तो समांतर डालो, ये क्या मैं कर रहा हूँ, इससे डालता हूँ रेड कलर से, जिससे आपको बढ़िया दिखे। ऐसे देखिए मैंने क्या किया, समांतर डाला, ठीक है, क्या किया मैंने, मुख्य अक्ष के समांतर डाला। अब मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो फोकस से होकर के किरण चली जाएगी ऐसे, ठीक है। आपको स्केल से बनाना है बिल्कुल सीधा, ये मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद आपको करना है केंद्र से डालना है, केंद्र से, तो यहाँ से डाल दो भाई। तो फिर यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा ऐसे करके, ये बना, देखिए ए डैश इसे मान लो, इसे बी डैश मान लो, इसे यहाँ पे ए मान लो, इसे बी मान लो। जिस माध्यम से ये गई उसी माध्यम से ये वापस आ गई। केंद्र से डालने पर ऐसे ही होता है। और वैसे ही आपको पूरा का पूरा लिख देना है कि यहाँ पर भी उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो इस तरीके से हमने किरण आरेख खींचना सीख लिया, और ऐसे ही किरण आरेख आपको खींचना है। किरण आरेख खींचने के लिए पेपर में एक क्वेश्चन जरूर से आता है, ठीक है, वो भी कितने नंबर में आता है, 4 नंबर में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तीसरा विद्युत चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। यानी कि प्रतिरोधों को जब आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसके क्या लाभ हैं। उसका एक लाभ तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो लाभ ये है कि अगर आप समांतर क्रम में किसी चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए अपने बल्ब को, अगर बल्ब को आप समांतर क्रम में लगाते हैं, एक बल्ब यहाँ पर, एक बल्ब यहाँ पर, एक बल्ब यहाँ पर, तो क्या होता है, देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए ये आपके पास समांतर क्रम है, ये समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का एक लाभ ये होता है कि अगर आपने बल्ब लगाए हुए हैं, एक मान लीजिए यहाँ पर बल्ब लगा, एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर लगा, अगर आपका तार यहाँ से कट जाता है तो केवल ये वाला बल्ब बंद होगा, ना कि ये बंद नहीं होंगे, ये अपने आप जलते रहेंगे। और श्रेणी क्रम में, लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता। अगर आपका ये श्रेणी क्रम में ऐसे होता है तो अगर आपका यहाँ से तार कट गया तो जितने बल्ब हैं वो सभी बंद हो जाएंगे, ठीक है। आपके घर में जो बल्ब लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं, तो समांतर क्रम का यही लाभ है एक। और दूसरे लाभ आपको देखिए, और लाभ जो इसके बहुत सारे लाभ हैं वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए पिक्स को, वहाँ से आपको सारे के सारे सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। आगे देखिए न्यूमेरिकल दिया गया है कि दिए गए परिपथ में, ये परिपथ दिया गया है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की हमको धारा बह रही है निकालनी है। प्रत्येक प्रतिरोध में बोला गया धारा निकालनी है, तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान निकालना है। इस पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है भी बताना है मुझे। अच्छा भाई चलो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा देता हूँ। देखिए इसको मैंने यहाँ पर उतार के रखा हुआ है, पहले से इसका डायग्राम चित्र वगैरह बना करके। चलिए देखिए पहला जो पार्ट है कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक है। पहले लिख लो, यहाँ पर दिया है, चूंकि दिया है R1 बराबर हमको दिया आगे देखा, पहला जो प्रतिरोध है वो कितना है 8 ओम है। जो दूसरा प्रतिरोध R2 है वो 12 ओम है। जो R3 जो तीसरा प्रतिरोध है वो हमारा 24 ओम है। और हाँ ये वोल्ट बोला गया, विभवांतर जो दिया गया है वो 8 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से हमें दिया गया विभवांतर। और हमसे पूछ रहा है कि इसकी प्रत्येक क्या बोल रहा है भाई,
प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकाल लेते हैं यहाँ पर। प्रत्येक, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई कैसे निकलेगा, चलो भाई निकाल लेते हैं। देखिए आपको पता है एक ओम के नियम के हिसाब से जो है आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। आर बराबर वी अपॉन आई, ये फार्मूला आपको पता होगा। देखिए हमें प्रत्येक निकालना है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका है, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध यहाँ पर 24 आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी को आप लीजिए, ये आर का मान आप रखिए यहाँ पर इस वाले फार्मूले में। तो आर की जगह पर क्या रख दीजिए, 24 रख दीजिए। जो सबसे ज़्यादा है वही रखना है, तभी प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकल पाएगी। आर की जगह पर 24 रख दो। देखिए वी कितना है, 8 है, बटा आई यहाँ से अब निकलेगा। देखिए 8 तियाँ 24, आई की 3 से गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 3 आई बराबर 1, आई बराबर 1/3। तो आई बराबर हमारे पास जो आएगा वो भाग देने पर कितना आएगा, 0.3, लगभग में अप्रोक्स इतना ही आएगा, 0.33। ठीक है, 0.33 एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा 0.33 एम्पियर होगी। ठीक है, इसके बाद हमसे बोल रहा है संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित धारा, संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित धारा, संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित धारा। इसे मान लीजिए ये आई डैश था। ठीक है, इसे आई डैश मान लीजिए आप, आई डैश, ये आई डैश मैंने निकाला यहाँ से, इसको आई मान लो। ठीक है, ये हमें आई निकालना है, ये वाला। ठीक है, संपूर्ण परिपथ में कितनी धारा बह रही है। तो संपूर्ण में निकालने के लिए क्या करना होगा, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। देखिए संपूर्ण परिपथ में हमको धारा निकालनी है, तो संपूर्ण परिपथ में प्रतिरोध निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो संपूर्ण परिपथ में कितना प्रतिरोध बह रहा है, चूंकि आप देखेंगे ऐसे लिख दो, चूंकि R1 R2 और R3 समांतर क्रम में है, R1 R2 व R3, ये क्या लिखते हैं मैंने, R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए जो तुल्य प्रतिरोध R होगा वो 1/R1, वो 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। समांतर क्रम की कंडीशन ये होती है ना, तो यहाँ पर रख दीजिए। देखिए 1/R1, R1 हमारा 8 है, R2 हमारा 12 है और R3 हमारा 24 है। देखिए यहाँ पर कितना निकलेगा तुल्य प्रतिरोध हमारा, कि संपूर्ण परिपथ में कितना प्रतिरोध बह रहा है हम निकाल रहे हैं। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 12 की गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 12 प्लस 8 = 8 और 8 दूनी 16, 8 = 8 है, 8 96 और ये हो जाएगा इतना कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा 20/96 प्लस 1/24, 1/R बराबर, और देखिए 24 की इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 480। इधर इसकी गुणा कराएंगे तो 96 आएगा, आमने सामने करा दीजिए। 24 की 96 से, देखो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, सही कर रहा हूँ ना मैं, 24 96, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 19 20 21, 4 6 4 हो जाएगा 10, 1 1 2 और 1 3 2, तो 2 3 0 4। हमारे पास जो 1/R बराबर, देखिए इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 17 576, 2 3 0 4। इधर हम गुणा करा दीजिए, अगर गुणा कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, R गुणा 576 बराबर इसकी, हम देखिए इसकी ऐसे करा दी, इसकी ऐसे करा दी, तो और पता चलेगा 2 3 0 4। इसके बाद R 2 3 0 4 5 7 6। अब इसको आप भाग देंगे तो कितना आएगा, को भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 4 आएगा। ठीक है, ऊपर वाले को नीचे से भाग दोगे तो 4 ओम आ जाएगा। तो पूरे के पूरे इस परिपथ में, इस पूरे के पूरे परिपथ में
4 ओम प्रतिरोध है। ठीक है, इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है। हमें क्या निकालनी है, धारा निकालनी है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, आर बराबर वी अपॉन आई, है कि नहीं। देखिए आर मैंने भी निकाला। देखिए पूरे परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध है, देखिए 4, तो यहाँ पर 4 लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए वी हमारा 8 है और आई गुणा करा दीजिए, आई की इधर गुणा हो जाएगी तो हमारे पास देखिए यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ, इस जगह 4 आई बराबर 8 और 4 दूना 8, यानी आई बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। तो लिख दो यहाँ पर अतः संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे उपखंड का। ये चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक घर में 50 वाट की 2 ट्यूब लाइट, 50 वाट के 2 पंखे, 200 वाट का एक फ्रिज और 1 किलो वाट का एक हीटर समय समय पर प्रयुक्त होता है। यदि घर की विद्युत आपूर्ति 250 वोल्ट पर की जा रही हो तो मीटर से ली जाने वाली अधिकतम धारा की गणना करनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखो दिया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिया है हमें दिया गया है 50 वाट के 2 ट्यूब लाइट, यानी कि जो विद्युत शक्ति देखिए 50 वाट के कितने हैं, इसे P1 मान लीजिए, P1 2 ट्यूब लाइट है, यानी कि P1 बराबर क्या होगा, देखिए 50 दूना 100, तो 100 वाट के हमारे एक हिसाब से देखे जाएं तो 2 ट्यूब लाइट हैं वाट, ठीक P1 होगा। और हमें दिया गया है कि 50 वाट के 2 पंखे हैं, 50 वाट के 2 पंखे, तो P2 बराबर हमें दिया गया 50 वाट और इसको 2 से गुणा करा दो। देखो 2 पंखे हैं तो 50 से गुणा कराओगे तो हमारे पास जो शक्ति आएगी वो भी 100 वाट आ जाएगी, है कि नहीं। और आगे दिया गया है कि 200 वाट का एक फ्रिज है, तो जो P3 है वो कितना दिया गया है, 200 वाट। ठीक है, 200 वाट। आगे 1 किलो वाट का एक हीटर, ठीक है, हीटर जो दिया गया है, जो P4 दिया गया है, P4 वो 1 किलो वाट, यानी कि 1 किलो यानी 1000 वाट। अब इन सभी को जोड़ दो, ये P1 P2 P3 और P4 को जोड़ दो, यानी कि टोटल वाट कितना आएगा, टोटल यानी कि कुल शक्ति, कुल शक्ति P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ठीक है, P4 यहाँ पर लिख दो, P4। तो P बराबर देखिए क्या आएगा, देखिए जोड़ना है मुझे, P1 कितना है 100, ये भी हमारा 100 है, P2 भी, और P3 200 है, और ये हमारे पास 1000 है। तो हमारे पास जो P आएगा, जो टोटल शक्ति है वो कितनी जाएगी, देखिए 100 100 200 200 200 400, यानी 1400 वाट। कुल मिलाकर के बात यह है कि पूरे घर में 1400 वाट के उपकरण यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, और हमको 250 वोल्ट, ठीक है, विद्युत आपूर्ति जो है 250 वोल्ट, यानी जो विभवांतर दिया गया है, विभवांतर यानी V दिया गया है वो 250 वोल्ट, ये सब मुझे दिया गया है एक्चुअली। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हमें धारा निकालनी है, मैक्स धारा, अधिकतम धारा, अधिकतम धारा। तो अधिकतम धारा I हमें ज्ञात करनी है, I मैक्स बोल सकते हैं आप। तो I मैक्स क्या होगी, तो सिंपल सा फार्मूला है, आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, V गुणा I होता है। फार्मूला याद होगा आपको अगर, तो आप जानते हैं कि P बराबर जो होता है वो V गुणा I होता है। देखिए P मैंने अभी निकाला कितना, 1400। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर बता दूँ, देखिए यहाँ पर 1400 लिख दो, V कितना है 250 है, और I मैक्स अधिकतम धारा कितनी होगी निकालना है, ये हो जाएगा I मैक्स बराबर 1400, ये 250 गुणा में, तो फिर बट्टे में आ जाएगा। अब देखिए 55 25 और 5 दूना 10, 5 अठे 40, 55 25 और
बचे 30, नहीं 25, 5 छक्का 30, 5.6। जो अधिकतम धारा आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 5.6 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो लिख दो यहाँ पर, अतः अधिकतम धारा, अधिकतम धारा 5.6 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। ये हमारे इस तरीके से उत्तर होगा। इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल थे सेट 4EM के, उनको कंप्लीट कर लिया है। अगले पार्ट 2 में हम उपखंड ख, जो केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं, IUPAC नाम है, संरचना सूत्र है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और टिप्पणी हैं, इन सभी को कंप्लीट करेंगे। देखिए सेट 4 से जितने भी पीछे के सेट हैं, सेट 3, सेट 2, सेट 1, उन सभी को मैंने करा दिया है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, उसमें आपको PDF भी मिलेंगी और पिछले वीडियोस की लिंक भी मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ से आप पूरा का पूरा आपको सीरियल बाई सीरियल सेट मिलेंगे। सेट करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। 2023 के सेट्स को अगर आप कर लेते हैं, 2024 बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इतना मैं बार बार कहता हूँ ये चीज़, तो सेट्स को जरूर कंप्लीट करके जाना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।